Hello students, myself Richa Singhal, lecturer in Mechanical Engineering Department from GPC झुंझुनू। आज हम ME 307 इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की यूनिट 8 के बारे में पढ़ेंगे, डेप्रिसिएशन। तो इसमें टर्म है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? इसका मतलब है मूल्यह्रास, मतलब मूल्य में गिरावट। तो कोई भी वस्तु है उसकी मूल्य में जो कमी आती है उसे डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो इट इज़ द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव इकोनॉमिक लाइफ ऑफ अ प्रोडक्ट अराइजिंग फ्रॉम द पैसेज ऑफ टाइम, यूज़, वियर एंड टियर और ऑब्सोलेसेंस। मतलब जो प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं उसके जो टाइम पीरियड के बाद इफ़ेक्टिव इकोनॉमिक लाइफ के बाद में जो उसके वैल्यू में रिडक्शन आता है, किसकी वजह से आता है? वियर और टियर की वजह से, या ऑब्सोलेसेंस की वजह से, या उसको हम टाइम के साथ में जैसे यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट को और टाइम के साथ में और उसको यूज़ करने की वजह से, तो उसकी वैल्यू में गिरावट आती है, उसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो इसे हम एक एग्ज़ाम्पल से समझ सकते हैं। माना फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने कोई स्कूटी परचेज़ की, फॉर सपोज़ हमने एक्टिवा परचेज़ की, तो एक्टिवा है उसे हमने 5 साल चलाया। 5 साल चलाने के बाद में अब हम उसे रीसेल करते हैं। तो हमने ख़रीदी माना 60,000 रुपये में थी, लेकिन अब जब हम उसे रीसेल करेंगे तो रीसेल वैल्यू हो सकता है हमें 30,000 ही मिले, उसकी हो सकता है 40,000 ही मिले। तो वो डिपेंड करेगा उसकी कंडीशन के ऊपर कि हमने उसे 5 साल यूज़ किया है, तो यूज़ करने की वजह से उसके टायर हैं वो कुछ घिस जाते हैं, उसकी माइलेज कम हो जाती है, और कुछ उसमें वियर एंड टेयर हो गया, तो और कुछ उसका मॉडल पुराना हो गया। तो इन सब कारणों की वजह से उसकी जो वैल्यू है उसमें कमी आ जाती है, जो उसका मूल्य है वो कम हो जाता है। तो ये डेप्रिसिएशन, ये जो मूल्यह्रास है इसी ही हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं वो हम देखते हैं। वियर एंड टेयर, लैक ऑफ रिपेयर। वियर एंड टेयर मतलब कुछ ख़राब हो गया, कुछ टूट फूट हो गई प्रोडक्ट के अंदर, तो उसकी वजह से उसके मूल्य में कमी आ गई। सेकंड है लैक ऑफ रिपेयर, उसका मेंटेनेंस हमने सही से नहीं किया, उसका रिपेयरिंग वर्क है वो टाइम टू टाइम नहीं करवाया प्रोडक्ट का, तो भी उसकी जब हम उसको रीसेल करेंगे तो उसमें डेप्रिसिएशन होगा अमाउंट में। एक्शन ऑफ केमिकल कोरोजन, केमिकल कोरोजन की वजह से वो चीज़ है वो ख़राब हो सकती है। पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ साथ भी गिरावट आती है। टाइम के साथ साथ गिरावट क्यों आती है? क्योंकि इतने टाइम में नई टेक्नोलॉजीज़ आ जाती है, नए मॉडल आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सपोज़ मेरे पास एक्टिवा का पुराना मॉडल है, अब उसके बाद में उसका 3G मॉडल आ गया, 4G आ गया, 5G आ गया टाइम के साथ साथ, तो न्यू मॉडल्स, न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ गई, तो टाइम के साथ साथ भी जो प्रोडक्ट है उसकी मूल्य में गिरावट आती है। नेक्स्ट है एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट्स की वजह से भी जो प्रोडक्ट है आपका वो प्रोडक्ट पे इफ़ेक्ट पड़ता है, और उसका वियर एंड टियर होता है, उसकी वजह से उसकी वैल्यू में कमी आती है। डिफेक्टिव मटेरियल, हो सकता है मटेरियल है वो डिफेक्टिव हो। चेंजेस इन प्रोडक्शन टेक्निक्स, टेक्निक्स चेंज हो गई। पुराने माना कि पहले प्रोडक्शन की टेक्निक अलग थी और अब प्रोडक्शन की टेक्निक्स हैं वो फास्ट आ गई हैं, तो इस वजह से भी उसके मूल्य में कमी आ जाती है। ऑटोमेटिक मशीन्स वर्सेस कन्वेंशनल मशीन्स, पहले कन्वेंशनल मशीन से वर्क किया जाता था, अब ऑटोमेटिक मशीन से वर्क किया जाता है, तो टाइम के साथ साथ वैल्यू है वो डाउन होती गई। न्यू इक्विपमेंट विच सुपरसीड द एग्जिस्टिंग वंस, नए इक्विपमेंट्स आ गए जिन्होंने पुराने इक्विपमेंट्स हैं उनको वो सुपरसीड कर लिया, वो उनसे बेटर हैं, तो इस कंडीशन में भी उसका डेप्रिशिएट हो जाएगा जो प्रोडक्ट है हमारा। तो ये सब इसके बेसिक कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से जो मूल्य में वो कमी आती है। हम इसका एक चार्ट देखते हैं क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, कॉजेज़ ऑफ डेप्रिशिएशन। तो टू उसमें कैटेगरीज़ में इसको मैंने क्लासीफाई किया है, ड्यू टू फिजिकल कंडीशन और ड्यू टू फंक्शनल कंडीशन। तो फिजिकल कंडीशन, तो प्रोडक्ट की जो फिजिकल कंडीशन है वो देखकर हम देख सकते हैं। वियर एंड टियर हो गया, प्रोडक्ट फिजिकल डिके हो गया, एक्सीडेंटल हो गया, या फिर जो उसका मेंटेनेंस और नेग्लिजेंस हो गई, वो सब की वजह से भी उसकी फ़िज़िकल कंडीशन ठीक नहीं है, उस वजह से उसके मूल्य में कमी आ गई। तो टूट फूट की वजह से आ गई, फिज़िकली ठीक नहीं है, कोई एक्सीडेंट्स की वजह से हार्म हो गया प्रोडक्ट को, या उसके मेंटेनेंस और रिपेयरिंग वर्क है हमने टाइम टू टाइम नहीं करवाया। तो ये तो उसकी फ़िज़िकल कंडीशन के आधार पर हो गया। एक हो गया उसका फंक्शनल कंडीशंस के आधार पर। तो फंक्शनल कंडीशंस को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, इनएडिक्वेसी और ऑब्सोलेसेंस। तो इनएडिक्वेसी मतलब अपर्याप्तता। अपर्याप्तता मतलब जो हमारा प्रोडक्ट है वो इतना इनएफिशिएंट है या अपर्याप्त है, तो इस वजह से वो फंक्शनल कंडीशन है वो उसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल नहीं कर रहा है, जो भी कस्टमर है, कंज्यूमर है, उसकी
तो इस वजह से भी उसके मूल्य में गिरावट आ गई। ऑब्सोलेसेंस मतलब अब माना हमारा प्रोडक्ट है, ऑब्सोलेसेंस का मतलब है प्रोडक्ट पहले ही हमारा अच्छी कंडीशन है, गुड कंडीशन में है, लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद में क्या नई टेक्नोलॉजीज़ के आने की वजह से पुराने प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट से ऑब्सोल्यूट हो जाते हैं, कोई उन्हें परचेज़ नहीं करना चाहता, तो इस वजह से भी उनको ऑब्सोल्यूट किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे अब नई कलर टीवीज़ के आने के बाद में जो पुरानी ब्लैक एंड वाइट टीवीज़ हैं वो पूरी तरह से मार्केट से ऑब्सोल्यूट हो चुकी हैं, क्योंकि भले उनकी कंडीशन कितनी अच्छी हो, लेकिन जो नई टेक्नोलॉजी है, न्यू कलर टीवीज़ आ गई, तो उस वजह से जो पुरानी ब्लैक एंड वाइट टीवीज़ हैं वो ऑब्सोल्यूट हो चुकी हैं। तो ये सब बेसिक कॉजेज़ हैं। अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं कॉजेज़ को। इसमें फर्स्ट देखते हैं हम वियर एंड टियर। एनी एसेट विल ग्रेजुअली ब्रेक डाउन ओवर ए सर्टेन यूजेज पीरियड एज पार्ट्स वियर आउट एंड नीड टू बी रिप्लेस्ड। कोई भी एसेट होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, कुछ टाइम के बाद में वो ख़राब होने लगता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, क्योंकि जो उसके पार्ट्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, उन्हें रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इवेंचुअली द एसेट कैन नो लॉन्गर बी रिपेयर्ड एंड मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ। कई बार क्या होता है, जो एसेट होता है जो हमारा वो रिपेयर भी नहीं किया जा सकता है, काफ़ी यूज़ लेने के बाद में उसका रिपेयरिंग भी नहीं किया जा सकता, इसीलिए उसे फिर डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है, उसको डिस्पोज करना पड़ता है। दिस कॉज इज़ मोस्ट कॉमन फॉर प्रोडक्शन इक्विपमेंट। तो प्रोडक्शन इक्विपमेंट के लिए मोस्ट कॉमन है वियर एंड टियर का कॉज, which typically has a manufacturer's recommended life span that is based on a certain number of units produced। मतलब जो इक्विपमेंट है वो उसका एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन दिया जाता है कि ये इतने टाइम पीरियड तक ही वर्क करेगा और इतनी नंबर ऑफ़ यूनिट्स का ही प्रोडक्शन किया जा सकता है उस इक्विपमेंट के साथ। तो वियर एंड टियर उसका मोस्ट कॉज होता है कि वो हमें उसका जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट हो जाती है। अदर एसेट्स सच एज बिल्डिंग्स कैन बी रिपेयर्ड। जैसे बिल्डिंग्स वगैरह हैं वो तो कुछ टाइम पीरियड के बाद में रिपेयरिंग भी किया जा सकता है और अपग्रेडेड फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, उनको अपग्रेड भी किया जा सकता है। सेकेंड है पेरिशेबिलिटी। सम एसेट्स हैव एन एक्सट्रीमली शॉर्ट लाइफ स्पैन। कुछ जो एसेट्स होता है उनका बहुत ही छोटा लाइफ टाइम होता है। दिस कंडीशन इज़ मोस्ट एप्लीकेबल टू इन्वेंट्री के ऊपर ये बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है कंडीशन, रादर देन फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स के कंपैरिजन में जो इन्वेंट्रीज यूज़ की जाती है वो पेरिशेबल आइटम्स हो गए, उनकी पेरिशेबिलिटी की वजह से वो डिप्रिशिएट हो गई। नेक्स्ट है यूजेज राइट्स। A fixed asset may actually be a right to use something such as software or a database for a certain period of time। कोई भी फिक्स एसेट है वो हो सकता है कोई मतलब यूज़ करने वाली चीज़ हो, जैसे कि सॉफ्टवेयर हो गए, डाटाबेस हो गए। इफ़ सो इट्स लाइफ स्पैन टर्मिनेट्स व्हेन द यूजेज राइट्स एक्सपायर। अगर इस टाइप का वो आइटम है, कोई मतलब फिजिकल आइटम नहीं है, जैसे सॉफ्टवेयर टाइप है, डाटाबेस टाइप का है ये एसेट, तो उसका क्या होता है, उसका कुछ टाइम पीरियड फिक्स होता है, उतने टाइम का राइट्स मिलता है उसको। अगर वो एक्सपायर हो जाता है तो डेप्रिशिएशन मस्ट बी कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ यूजेस पीरियड। तो उसका जो यूजेस पीरियड है उसके पहले उसको यूज़ कर लेना चाहिए, उसके टाइम लिमिट से पहले। उसके बाद में क्या होता है, उसके जो राइट्स हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं। सॉफ्टवेयर का कुछ कॉपीराइट होता है, कॉपीराइट्स कितने टाइम के लिए होता है, हो सकता है 10 साल के लिए या 15 साल के लिए, तो उतना टाइम पीरियड तक हम उसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में उसको राइट ऑफ कर दिया जाता है, उसको खारिज कर दिया जाता है। नेक्स्ट है नेचुरल रिसोर्स यूजेस। इफ़ एंड अब नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं। अगर एसेट हमारा नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक रिसोर्स है, संसाधन है, जैसे कि ऑयल हो गया है, गैस रिजर्वायर हो गया, तो डिप्लेशन ऑफ द रिसोर्स कॉजेज डेप्रिशिएशन। तो जो उसकी डिप्लेशन होता है उसे हम डेप्रिशिएशन ही बोलते हैं, वही डेप्रिशिएशन का कारण होता है। इसके लिए अच्छी टर्म डिप्लेशन हो गई रादर देन डेप्रिसिएशन। द पेस ऑफ डिप्लेशन में चेंज इफ़ अ कंपनी सब्सिक्वेंटली ऑल्टर्स इट्स एस्टिमेट ऑफ रिजर्व्स रिमेनिंग। ठीक है, जो उसकी डिप्लेशन की जो रफ्तार है वो चेंज हो सकती है अगर कंपनी उसकी जो कितना टाइम पीरियड तक उसका एस्टिमेट मान के चलती है कि रिजर्व से कितने टाइम तक यूज़ कर सकते हैं हम इसको, कितना बाकी रह गए हैं, तो वो डिप्लेशन हो गया। मतलब डेप्रिशिएशन की जगह मतलब उसकी कमी होती जा रही है टाइम टू टाइम, कि 2 साल में इतना ख़त्म हो गया, फिर अब इतना रिमेन है, तो वो उस हिसाब से उसका डिप्लेशन बोल सकते हैं हम डेप्रिशिएशन की जगह। नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्सोलेसेंस या इनएफिशिएंसी। तो सम इक्विपमेंट विल बी रेंडर्ड ऑब्सोल्यूट बाय मोर एफिशिएंट इक्विपमेंट विच रिड्यूसेस द यूजेबिलिटी ऑफ द ओरिजिनल इक्विपमेंट। तो कुछ हैं वो जो पुराने जो इक्विपमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं, नए इक्विपमेंट मार्केट में आ जाते हैं, वो उनसे बेटर एफिशिएंसी के होते हैं, और पुराने होते हैं वो ऑब्सोल्यूट हो जाते हैं। इसीलिए ऑब्सोलेसेंस का भी की वजह से भी डेप्रिशिएशन का भी एक कॉज है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप देखते हैं कि पुरानी जो
जो SI इंजन्स की जो गाड़ियाँ थी पेट्रोल इंजन्स की, उसके अंदर कार्बोरेटर यूज़ किया जाता था। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, MPFI सिस्टम आया। तो MPFI सिस्टम के आने के बाद में जो कार्बोरेटर्स वाली कार्स वगैरह हैं पूरी तरह से मार्केट से ऑब्सोल्यूट हो चुकी हैं, उनको यूज़ नहीं किया जाता। न्यू टेक्नोलॉजीज़ की वजह से, एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज़ की वजह से, तो वो ऑब्सोलेसेंस कहलाता है। अब ये सब तो उसके कॉजेज़ हो गए डेप्रिशिएशन के। अब हम देखते हैं कि डेप्रिशिएशन की कैलकुलेट करने के कौन कौन से मेथड्स हैं। तो जनरली क्या है, 8 मेथड्स हैं डेप्रिशिएशन को कैलकुलेट करने के लिए। फर्स्ट है स्ट्रेट लाइन मेथड, सेकंड है सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, थर्ड है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, फोर्थ है सिंकिंग फंड मेथड, फिफ्थ है एन्युटी चार्जिंग मेथड, सिक्स्थ है मशीन आर बेसिस मेथड, इसे हम प्रोडक्शन बेस्ड मेथड भी बोलते हैं, सेवन्थ है इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड और एट्थ है रिवैल्यूएशन मेथड। तो ये 8 मेथड्स हैं। अब हम इन्हें एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पे आते हैं हम स्ट्रेट लाइन मेथड। तो ये मोस्ट कॉमनली यूज़ है और सबसे इजी है अंडरस्टैंड करने के लिए। इस मेथड में क्या होता है, डेप्रिशिएशन को हम मान के चलते हैं कि ये थ्रू आउट द पीरियड क्या है, यूनिफॉर्म है। चाहे वो 2 साल के लिए, चाहे 3 साल के लिए, जितना भी टाइम पीरियड के लिए उतने में वो हर साल क्या है, कांस्टेंट रहता है डेप्रिशिएशन। तो दिस अमाउंट इज़ रिकवर्ड एवरी ईयर एज डेप्रिशिएशन अमाउंट। अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन इसे फॉर्मूला दिया जाता है C-S/N। यहाँ C इनिशियल वैल्यू है एसेट की, एस है स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, जैसे पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में जब हम प्रोडक्ट को उसके लाइफ स्पैन के बाद में रीसेल करते हैं, तो जितनी अमाउंट हमें मिलती है उसको सेल करने में, वो उसकी स्क्रैप वैल्यू कहलाती है। जैसे 5 साल है किसी प्रोडक्ट का टाइम पीरियड, तो 5 साल के बाद हम उसको सेल करेंगे तो उसकी जो वैल्यू मिलेगी प्रोडक्ट की हमें, वो स्क्रैप वैल्यू कहलाती है। यहाँ कैपिटल N है वो लाइफ ऑफ एसेट है इन ईयर और नंबर ऑफ़ ईयर्स में। तो हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। अ मशीन वाज परचेज्ड फॉर ₹30,000। एक मशीन वो 30,000 रुपये में ख़रीदी गई। उसका स्क्रैप वैल्यू है 10 सालों के बाद में। उसकी अज्यूम्ड जो यूज़फुल लाइफ है वो 10 ईयर्स मानी गई है और 10 ईयर्स के बाद में उसकी स्क्रैप वैल्यू है वो ₹10,000 है। तो डिटरमाइन द डेप्रिशिएशन फंड अक्योर्ड एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स ऑफ इट्स यूज़फुल लाइफ। तो मतलब 4 साल के बाद में अगर डेप्रिशिएशन फंड हमें इकट्ठा करना है तो कितना होगा, यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज़ करके। तो हमसे ये पूछा गया है। तो यहाँ पे कैपिटल C हो गया 30,000 जो इनिशियल कॉस्ट है प्रोडक्ट की, स्क्रैप वैल्यू है 10,000 और नंबर ऑफ़ ईयर्स है 10। तो डेप्रिशिएशन अमाउंट हम निकालेंगे कैपिटल D इक्वल्स टू C-S/N करके, तो ₹2,000। तो ये तो हर ईयर के एंड में उसकी डेप्रिशिएशन अमाउंट हो गई ₹2,000। हमसे पूछा है एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स। तो 4 ईयर्स के बाद में हमें इसकी डेप्रिशिएशन फंड मिलेगा 2,000 मल्टीप्लाई बाय 4, ₹8,000। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसी का एक और एग्जांपल देखते हैं हम। सेकेंड एग्जांपल, अ मशीन वाज परचेज्ड फॉर ₹40,000। 40,000 रुपये में कोई मशीन है वो ख़रीदी गई और 5,000 रुपये हैं वो उसके कमीशनिंग और इरेक्शन में खर्च किए गए। तो रेजिडुअल वैल्यू आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ इट्स यूज़फुल लाइफ, इसकी यूज़फुल लाइफ हमें दी हुई है 10 ईयर्स और उसके बाद में इसकी जो स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू है वो ₹5,000 की गिवन है। तो यहाँ कैपिटल C हो गया 40,000 प्लस 5,000। 40,000 तो उसकी कॉस्ट हो गई और ₹5,000 उसकी कमीशनिंग कॉस्ट हो गई। तो टोटल कॉस्ट हो गई उसकी मशीन की 45,000। स्क्रैप वैल्यू हमें गिवन है ₹5,000 और नंबर ऑफ़ ईयर्स कैपिटल N है 10 ईयर्स। तो डेप्रिशिएशन अमाउंट निकालेंगे हम C-S/N, 45,000 माइनस 5,000/10, तो ये आ गया 4,000 पर ईयर। तो ये तो डेप्रिशिएशन फंड आ गया एट द एंड ऑफ एवरी ईयर के एंड में जो भी ₹4,000 पर ईयर आ गया, ये एनुअल रेट ऑफ डेप्रिशिएशन आ गया। और सेकंड पॉइंट हमसे पूछा है डिटरमाइन द डेप्रिशिएशन फंड कलेक्टेड एट द एंड ऑफ 6 ईयर्स आफ्टर परचेज ऑफ इक्विपमेंट। मतलब 6 सालों के बाद में, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 6 कर लेंगे हम 4,000 को। तो ये 6 सालों के बाद में हमें डेप्रिशिएशन फंड आ गया 24,000। और लास्ट पॉइंट हमसे पूछा है अगर इफ़ आफ्टर 7 ईयर्स ऑफ रनिंग सम पार्ट्स आर रिप्लेस्ड, अगर 7 साल चलाने के बाद कुछ पार्ट्स रिप्लेस किए जाते हैं एट द कॉस्ट ऑफ ₹3,000 की कॉस्ट पे कुछ पार्ट्स रिप्लेस किए जाते हैं, तो नई रेट ऑफ डेप्रिशिएशन क्या होगी। तो आफ्टर 7 ईयर्स हम निकालेंगे जो डेप्रिशिएशन की अमाउंट कितनी हो जाएगी, 7 मल्टीप्लाई बाय 4,000 मतलब 28,000। तो अब जो उसकी वैल्यू होगी जो इक्विपमेंट की वो कितनी हो जाएगी, 45,000 माइनस 28,000, तो मतलब 17,000 जो उसकी वैल्यू हो गई अपनी इक्विपमेंट की।
ठीक है। और हमने देखा है कि यहाँ पे रिप्लेसमेंट कॉस्ट हमें दी हुई है 3000 रुपीज़, तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी 3000 रुपीज़ ये भी ऐड हो गई इसके अंदर। तो टोटल प्रोडक्ट की कॉस्ट, इक्विपमेंट की कॉस्ट हो गई 20,000 रुपीज़, 17,000 प्लस 3,000, तो ये नई कॉस्ट मिल गई हमें। तो यहाँ इनिशियल कॉस्ट की जगह हम 20,000 रुपीज़ लेंगे, स्क्रैप वैल्यू उसकी सेम रहेगी, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू हो गई उसकी 5,000 रुपीज़। अपॉन नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स कितना रह गया, अब 3 ईयर्स रह गए रिमेनिंग, क्योंकि 7 साल निकल चुके हैं। 7 साल के बाद में हमने इतना 3,000 रुपीज़ लगा कर पार्ट्स को रिप्लेस किया है। तो अब क्योंकि उसका लाइफ टाइम 10 ईयर्स था, तो अब रिमेनिंग कितने 3 ईयर्स बचे। तो 3 ईयर्स के लिए न्यू रेट ऑफ डिप्रिशिएशन आ गई 20,000 माइनस 5,000 अपॉन 3, तो 5,000 रुपीज़ ये नई रेट ऑफ डिप्रिशिएशन आ गई फॉर द रेस्ट ऑफ 3 ईयर्स। क्लियर है। नेक्स्ट अब हम सेकेंड मेथड देखते हैं, द सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। तो इसमें क्या होता है, जितने भी ईयर्स हैं उन सब का सम किया जाता है, उनकी जो भी डिजिट्स हैं उनका सम किया जाता है। जैसे कोई प्रोडक्ट का लाइफ स्पैन है 5 ईयर्स है, तो हम 1 ईयर प्लस 2 ईयर प्लस 3 ईयर प्लस 4 ईयर प्लस 5 ईयर, इस तरह से सारी जो भी ईयर्स वाइज हैं हम उनका सम करेंगे। तो मेथड्स प्रोवाइड्स फॉर डेप्रिशिएशन बाय मीन्स ऑफ डिफरिंग पीरियड रेट्स कैलकुलेटेड एज फॉलोज। इफ एन इज द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ ए मशीन, the rate is calculated for each period as a fraction in which the denominator is always the sum of the series। तो डिनोमिनेटर होगा वो हमेशा सीरीज़ का सम हो गया, और न्यूमरेटर हो गया वो फर्स्ट पीरियड इज़, अगर पहले फर्स्ट पीरियड की बात करें तो n हो गया, सेकंड के लिए n-1, मतलब टोटल नंबर ऑफ पीरियड कितना है, n है, माना 5 साल है उसकी लाइफ स्पैन। तो अगर फर्स्ट की बात करेंगे हम 5 लेंगे n में, ठीक है, न्यूमरेटर में, अपॉन 5 है तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, टोटल 5/15, ठीक है। और सेकेंड के लिए n-1 4 बच गए, फिर थर्ड के लिए 3 ईयर्स बच गए। ये हम आगे एग्जांपल से समझेंगे किस तरह से, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ दिस मेथड इज़ टू चार्ज डेप्रिशिएशन एट अ डिक्रीजिंग रेट ईच ईयर। तो हर साल है डेप्रिशिएशन की रेट है वो घटती जा रही है, उस हिसाब से काम कर रहा है ये मेथड। जो हमने पहले स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ा था उसके अंदर था कि हर साल है डेप्रिशिएशन की रेट है वो फिक्स है, वो सबके लिए इक्वल है, लेकिन इसमें क्या है हर साल है वो डिक्रीज़ होती जा रही है। इसकी एडवांटेज हो गई, ये मेथड एक क्विक डेप्रिशिएशन का मेथड हो गया मोटर व्हीकल्स के लिए। ये रियलिस्टिकली टेक्स अकाउंट ऑफ द इमीडिएट ड्रॉप इन वैल्यू ऑफ ए न्यू व्हीकल इवन रिसेंटली परचेज। अगर हमने रिसेंटली परचेज भी किया है व्हीकल को तो भी उसकी जो प्राइस ड्रॉप है वो हमें बताता है कि इमीडिएट कितना ड्रॉप हो रहा है। इट मेक्स अ डिसीजन टू सेल एंड परचेज बिफोर द एस्टिमेटेड टाइम ईजियर। मतलब ईजी वे में हम कैलकुलेट कर सकते हैं उस किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने से पहले या दोबारा से ख़रीदने से पहले, रीपरचेज करने से पहले। तो हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं, उससे समझते हैं। अ ड्रिलिंग मशीन हैज़ बिन परचेज फॉर ₹35,000। कोई ड्रिलिंग मशीन है वो हमने 35,000 रुपये में ख़रीदी। इट्स एस्टिमेटेड लाइफ इज़ अज्यूम्ड एज 5 ईयर्स। उसकी एस्टिमेटेड लाइफ है वो 5 साल है। रेजिडुअल वैल्यू है मशीन की वो एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स है 5,000 रुपीज़, मतलब स्क्रैप वैल्यू उसकी हमें 5 सालों के बाद दी है 5,000 रुपये। अब हमें इसका डेप्रिशिएशन निकालना है एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल के अंत में उसका कितना डेप्रिशिएशन अमाउंट है यूजिंग सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। तो सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड के अकॉर्डिंग हमें निकालना है, ठीक है। तो कॉस्ट दी हुई है हमें मशीन की 35,000 और टोटल लाइफ दी हुई है 5 ईयर्स और स्क्रैप वैल्यू दी हुई है इसकी 5,000 रुपीज़। ये सब हमने नोट कर लिया। अब सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड के थ्रू 5 साल स्पैन है तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ये हमारा डिनोमिनेटर में आएगा 15, ठीक है। और जो प्रोडक्ट की जो वैल्यू आ गई C माइनस है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू करके, तो ये 30,000 रुपीज़ आ गई है उसकी, ठीक है, जो हमें डेप्रिशिएशन अमाउंट आ गई है। क्योंकि प्रोडक्ट की कॉस्ट 35,000 रुपये थी जब हमने उसको रीसेल किया था, तो स्क्रैप वैल्यू 5,000 आ गई, तो मतलब कितना अमाउंट डेप्रिशिएट हुआ बीच में 30,000 रुपीज़ डेप्रिशिएट हुआ है, ठीक है। तो ये डेप्रिशिएशबल अमाउंट है। अब हमें फर्स्ट ईयर के एंड में चार्जेस निकालें, तो हमने देखा न्यूमरेटर में हम लिखते हैं कैपिटल N, 5 ईयर्स था तो 5/15 इंटू 30,000 इससे आ गया। सेकेंड ईयर के लिए n-1, 5 - 1 4, फिर n-2, फिर n-3, फिर n-4 5 ईयर के एंड में। तो इस तरह से ऊपर घटता जाएगा, मतलब 5 सालों ऊपर आ गया 5/15। सेकेंड ईयर के लिए निकालेंगे तो बाकी कितने ईयर्स बचे 4 ईयर्स, तो 4/15। थर्ड ईयर के लिए निकालेंगे तो 3 ईयर्स बचे, फोर्थ ईयर के लिए निकालेंगे तो 2 ईयर्स बचे और फिफ्थ ईयर के बाद 1 ईयर की बात होती है। तो इस तरह से डेप्रिशिएबल अमाउंट है वो धीरे धीरे रिड्यूस होती जा रही है और इन सब का सम हमारे पास 30,000 ही आएगा क्योंकि इतनी अमाउंट हमें 5 सालों में कलेक्ट करनी है। तो इस तरह से हमने ईयर वाइज बता दिया उसे। नेक्स्ट मेथड देखते हैं हम, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसको हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं। इस मेथड के अंदर क्या होता है, फिक्स्ड परसेंटेज होता है बुक वैल्यू ऑफ एसेट का इज टेकन एज डेप्रिशिएशन फॉर द ईयर।
द बुक वैल्यू ऑफ एसेट फॉर द सेकेंड ईयर इज ऑब्टेन्ड बाय डिडक्टिंग द डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट फ्रॉम द बुक वैल्यू ऑफ एसेट इन द फर्स्ट ईयर। जो फर्स्ट ईयर की जो बुक वैल्यू था उसमें से हमने डिडक्ट कर देंगे जो भी हमारा फिक्स अमाउंट था डेप्रिसिएशन का, तो हमें सेकेंड ईयर के लिए मिल जाएगा बुक वैल्यू। तो इस तरह से बुक वैल्यू एसेट है वो डिक्रीज़ होती जा रही है हर साल। हम इसे एग्जांपल से समझेंगे। हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं डेप्रिसिएशन रेट का, 1 माइनस कैपिटल एस बाई सी के पावर 1 बाय एन। तो यहाँ पे एस स्क्रैप वैल्यू है एट द एंड ऑफ एन ईयर्स, सी इनिशियल कॉस्ट वैल्यू हो गई, एन नंबर ऑफ ईयर्स हो गए। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। अ कार वाज परचेज फॉर रुपीज़ 96,000 रुपीज़ में किसी कार को ख़रीदा गया। इट्स एस्टिमेटेड लाइफ पीरियड है इसका 10 ईयर्स है। तो रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द कार आफ्टर इट्स यूजफुल लाइफ इज़ 24,000 रुपीज़। अब हमें कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन रेट यूजिंग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, सेकंड कैलकुलेट करना है कि डेप्रिसिएशन फंड एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, 2 ईयर्स के बाद में डेप्रिसिएशन फंड। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं डेप्रिसिएशन रेट कैसे निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला हमने देखा, एस कैपिटल एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस एस बाई सी के पावर 1 बाई एन। तो यहाँ पे सी है 96,000, एन है 10 और एस की वैल्यू है स्क्रैप वैल्यू की इक्वल्स टू 24,000 रुपीज़। तो ये सब पुट कर दिया इसके अंदर, तो डेप्रिसिएशन रेट आ गया हमारे पास 12.94%। ठीक है, अब हमसे पूछा था कि 2 साल के एंड में डेप्रिसिएशन फंड निकालो। तो पहले हम देखेंगे फर्स्ट ईयर के एंड में इसकी वैल्यू क्या, बुक वैल्यू क्या होगी। ठीक है, C1 इक्वल्स टू C1 माइनस एक्स। तो 96,000 उसका पहले था, 1 माइनस उसका डेप्रिसिएशन रेट आ गया 0.1294 रखा हमने यहाँ पे, परसेंटेज में नहीं रखते एक्स की वैल्यू, यहाँ पे जो भी हमारा वैल्यू आती है वो रखेंगे। तो इस तरह से आ गया हमारे पास 83,577.60। तो ये तो कॉस्ट आ गई, पहले साल के अंत में जो कार की वैल्यू इतनी आ गई 83,577.60। अब डेप्रिसिएशन फंड निकालेंगे तो पहले कॉस्ट, इसकी इनिशियल कॉस्ट कितनी थी 96,000 माइनस, अब इस वाली कॉस्ट हो गई इसकी 83,577.60। तो अब इसकी जो इतनी अमाउंट है 12,422, ये पहले साल के एंड में हमारे पास डेप्रिसिएशन फंड आ गया। अब कार की हम सेकेंड ईयर में एंड में उसकी क्या वैल्यू रहेगी, वैल्यू निकालेंगे कार की वैल्यू। तो C2 इक्वल्स टू C1 1 माइनस एक्स। तो C1 पहले साल के एंड में कार की वैल्यू आई थी 83,577.60, यहाँ पुट करेंगे। 1 माइनस रेट पुट किया 0.1294 ब्रैकेट में। अब इसकी कॉस्ट आ गई कार की सेकेंड ईयर के एंड में 72,762.66। तो अब डेप्रिसिएशन फंड सेकेंड ईयर के लिए हो गया, क्योंकि फर्स्ट ईयर के एंड में कार की वैल्यू थी 83,577.60 माइनस अब है वैल्यू उसकी 72,762.66। तो अब उसकी डेप्रिसिएशन फंड आ गया 10,814.94 रुपीज़। अगर टोटल डेप्रिसिएशन फंड निकालना है तो हम दोनों को ऐड कर देंगे। जो फर्स्ट ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन फंड आया था 12,422.40 प्लस, और जो सेकेंड ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन फंड आया 10,814.94। तो हमारे पास आ गया 23,237.34 रुपीज़ है। ये हमें 2 सालों के अंत में डेप्रिसिएशन फंड मिल गया। क्लियर है। तो मतलब इसमें हम क्या कॉस्ट निकालते जाते हैं, जो भी कॉस्ट है प्रोडक्ट की वो हर ईयर के एंड में निकालते जाते हैं। जो रेट है डिमिनिशिंग रेट जो भी इसकी वो फिक्स रहेगी, 0.1294 निकला था जैसे यहाँ पे। तो रेट है वो डेप्रिसिएशन की रेट वो फिक्स रहती है हर ईयर के एंड में। हम कॉस्ट कैलकुलेट करते जाएंगे और उसी से हम डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालते जाएंगे हर ईयर के एंड में। क्लियर है। तो ये 3 मेथड्स हो गए, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो गया यहाँ पे क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ सिंकिंग फंड मेथड। इस मेथड में क्या होता है, फिक्स अमाउंट इज सेट असाइड एनुअली इन अ बैंक। एक बैंक के अंदर फिक्स अमाउंट है वो रख दी जाती है। अमाउंट विल एक्यूमुलेट विद कंपाउंड इंटरेस्ट। वो अमाउंट है वो धीरे धीरे कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ में इकट्ठी होती जाती है। बाय द एंड ऑफ लाइफ ऑफ एन एसेट एन अमाउंट इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल कॉस्ट एंड स्क्रैप वैल्यू विल बी अवेलेबल इन द बैंक। तो बैंक के अंदर हमें इनिशियल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू करके इतना जो अमाउंट है वो हमें मिल जाएगा, डेप्रिसिएशन जो अमाउंट था। तो डेप्रिसिएशन अमाउंट इज सेट असाइड इन दिस मेथड बट इन स्ट्रेट लाइन मेथड इट इज़ रिटेन्ड इन द बिजनेस एज पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। जो हमने स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ा था उसके अंदर हम उसको यूज़ कर रहे थे बार बार जो डेप्रिसिएशन अमाउंट था, लेकिन इसमें क्या वो एक साइड रख दिया जाता है। तो इसका हम फॉर्मूला देखते हैं। रेट की जगह हम आई से भी, स्मॉल आई से भी डिनोट कर सकते हैं। अगले एग्जाम्पल में आई से डिनोट किया गया है, चाहे आप स्मॉल आर से डिनोट कर लीजिए इसको। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू स्मॉल आई और स्मॉल आर एक ही बात है।
ब्रैकेट में C माइनस एस अपॉन 1 प्लस आर की पावर कैपिटल N माइनस 1। तो इस तरह से हम रेट ऑफ डेप्रिशिएशन निकालेंगे सिंकिंग फंड मेथड का यूज़ करके। तो हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। कैलकुलेट द एनुअल रेट ऑफ डेप्रिशिएशन। तो एनुअल रेट ऑफ डेप्रिशिएशन का फॉर्मूला ये था सिंकिंग फंड मेथड से। तो ये निकालना है हमें। कॉस्ट दिया हुआ है एसेट का 6,000 रुपीज़, स्क्रैप वैल्यू दी हुई है 3,000 रुपीज़, इंटरेस्ट दिया हुआ है इसका 4% और यूज़फुल लाइफ पीरियड दिया हुआ है 3 ईयर्स। तो रेट ऑफ डेप्रिशिएशन इक्वल्स टू, यहाँ स्मॉल आई से डिनोट किया है, एक ही बात है, चाहे आप स्मॉल आर से डिनोट कर लीजिए इंटरेस्ट रेट को। ब्रैकेट में कोई C माइनस एस अपॉन ब्रैकेट 1 प्लस आर की पावर कैपिटल N माइनस 1। तो रेट हमने 0.04 रखा यहाँ पे और वैल्यू थी कॉस्ट की कॉस्ट ऑफ एसेट था 6,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू था 3,000 अपॉन 1 प्लस जो इंटरेस्ट रेट है यहाँ पे 0.04 रखा, उसकी पावर कैपिटल N हो गई हमारे पास 3 ईयर्स माइनस 1। तो 961 रुपीज़ ये हमारे पास आ गया डेप्रिशिएशन रेट आ गई हमारे पास, रेट ऑफ डेप्रिशिएशन सिंकिंग फंड मेथड को यूज़ करके। तो यहाँ पे हमारे 4 मेथड्स क्लियर हो गए। नेक्स्ट फिफ्थ मेथड आता है मशीन आर बेसिस मेथड, या हम इसको प्रोडक्शन बेस्ड मेथड भी बोलते हैं। प्रोडक्शन के बेस पे कि कौन सा मेथड यूज़ करते हैं। तो इस मेथड में क्या होता है, डेप्रिशिएशन इज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स। जितने घंटे हम काम कर रहे हैं उससे डिवाइड करेंगे, या मशीन पे काम कर रहे हैं, या फिर नंबर ऑफ़ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, या जितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए उससे डिवाइड करेंगे। तो वो डिपेंड करेगा हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसके हिसाब से करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसका। A machine is costing rupees 11,000 and is expected to run for 10 years। मशीन की कॉस्ट दी हुई है 11,000 रुपीज़ और माना कि वो 10 ईयर्स की उसकी एक्सपेक्टेड है, वो रन करती है। लाइफ स्पैन उसका 10 ईयर्स दिया हुआ है। एट द एंड ऑफ विच इट्स स्क्रैप वैल्यू दी हुई है हमें 1,000 रुपीज़। मशीन इज़ एक्सपेक्टेड टू रन 2,000 आवर्स पर ईयर ऑन द एवरेज, मतलब 2,000 घंटे चलती है वो हर साल। इसका डेप्रिशिएशन चार्ज निकालना है हमें हर घंटे के हिसाब से मशीन का। ठीक है, तो डेप्रिशिएशन पर आवर निकालना है हमें। तो पहले डेप्रिशिएशन अमाउंट कितना हो गया उसका, C माइनस एस। डेप्रिशिएशन फंड टू बी कलेक्टेड इक्वल्स टू 11,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू 1,000, तो 10,000 रुपीज़। लाइफ टाइम दिया हुआ है उसका 10 ईयर्स। तो हर ईयर के हिसाब से निकालेंगे तो C माइनस एस अपॉन N करके निकालते हैं हम डेप्रिशिएशन पर ईयर, जो हमने स्टार्टिंग में निकाला था स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू, वही निकाला यहाँ फॉर्मूला लगा के। तो 1,000 रुपीज़ आ गया डेप्रिशिएशन पर ईयर अमाउंट। तो हर साल हमें 1,000 रुपीज़ का डेप्रिशिएशन होगा। अब हमें बताया कि मशीन है वो 2,000 आवर्स इन अ ईयर, एक साल के अंदर 2,000 घंटे काम करती है। तो डेप्रिशिएशन पर आवर हो गया 1,000 अपॉन 2,000, मतलब 0.5 रुपीज़ पर आवर हमें डेप्रिशिएशन हो रहा है मशीन का। तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट आपका आता है 6 एन्युटी चार्जिंग मेथड। तो एन्युटी चार्जिंग मेथड क्या बोलता है हमें, इट इज़ अज्यूम दैट द परचेज ऑफ ए फिक्स्ड असेट इज़ एन इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर यह माना जाता है कि जो हमने फिक्स्ड असेट को परचेज़ किया है वो हमारा एक इन्वेस्टमेंट है। कोई भी वस्तु हम खरीद रहे हैं, कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं, हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, कोई एसेट खरीद रहे हैं, तो वो हम इन्वेस्टमेंट की तरह खरीद रहे हैं, जिसके ऊपर हमें क्या ब्याज अर्न होगी, हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो असेट वैल्यू स्लोली डिक्रीजेज। तो हमने जो एसेट परचेज़ किया उसकी वैल्यू तो धीरे धीरे डिक्रीज़ होगी विद द लैप्स ऑफ टाइम के साथ। एंड देयर फॉर द इंटरेस्ट चार्ज ऑन द एसेट इज़ ऑल्सो प्रोपोर्शनेटली लेस। तो धीरे धीरे क्या होगा, जो एसेट हमने परचेज़ किया है वो टाइम के साथ उसकी वैल्यू है वो कम होती जाएगी। तो इस तरह से उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी धीरे धीरे उस प्रोपोर्शन में कम होता चला जाता है। एज द इंटरेस्ट अमाउंट डिक्रीजेज ईयर बाई ईयर, द एडिशनल डेप्रिशिएशन अमाउंट इज़ अलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। तो एडिशनल जो जैसे जैसे इंटरेस्ट का अमाउंट है वो ईयर बाई ईयर डिक्रीज़ हो रहा है, तो एडिशनल डेप्रिशिएशन अमाउंट है वो भी अलाउ किया जाता है टू द एक्सटेंट ऑफ रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। तो देयर फॉर द डेप्रिशिएशन चार्ज बिकम्स हैवियर। तो डेप्रिशिएशन का चार्ज हैवियर हो गया ईच ईयर एंड इज़ द हैवीएस्ट इन द लास्ट ईयर ऑफ एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। और सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट हो जाता है ये सबसे लास्ट ईयर में एसेट के। तो बट कम्बाइंड चार्ज ऑफ डेप्रिशिएशन प्लस इंटरेस्ट रिमेन्स सेम। लेकिन डेप्रिशिएशन प्लस इंटरेस्ट करके देखेंगे हम, उन दोनों का जो कम्बाइंड चार्ज है वो सेम रहता है, विच इज़ फिक्स्ड कंट्रीब्यूशन एवरी ईयर। जो फिक्स्ड कंट्रीब्यूशन हो गया उसका एवरी ईयर। तो ये एन्युटी चार्जिंग मेथड हो गया। इसमें मतलब एसेट को हम मान के चलते हैं कि हमें उस पर इंटरेस्ट है वो अर्न हो रहा है और हम उससे एक तरह से इन्वेस्टमेंट की तरह यूज़ कर रहे हैं।
नेक्स्ट है आपका इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। इसमें क्या होता है, जो भी एसेट हमने परचेज़ किया उसका इंश्योरेंस कराया जाता है। तो जो जितना भी लाइफ स्पैन है उसके बाद में उसका जो इंश्योरेंस अमाउंट है वो इंश्योरेंस कंपनी हमें पे करती है। फॉर एग्जांपल इन दिस मेथड एवरी ईयर द डेप्रिसिएशन चार्ज इज पेड, हर साल जो डेप्रिसिएशन चार्ज है वो पे किया जाता है एज अ प्रीमियम की तरह पे किया जाता है टू इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी को पे किया जाता है एट द एंड ऑफ लाइफ ऑफ इक्विपमेंट के लाइफ एंडिंग के टाइम। तो पॉलिसी मिच्योर्स, वो पॉलिसी है वो मिच्योर होती है एंड द सम पेएबल बाय द इंश्योरेंस कंपनी, जो इंश्योरेंस कंपनी हमें सम पे करती है वो यूज़ किया जाता है फॉर परचेजिंग न्यू इक्विपमेंट टू रिप्लेस ओल्ड वन। तो जो पुराने को रिप्लेस करके हमें नया परचेज़ करना है, तो जितने टाइम के लिए हमने इंश्योरेंस करवाया था उस टाइम के बाद में कंपनी हमें वो पे करेगी अमाउंट, और उससे हम नया इक्विपमेंट परचेज़ कर लेंगे। उसके लिए ईयरली उसकी प्रीमियम भरनी पड़ती है डेप्रिसिएशन अमाउंट की। तो एडिशनल एडवांटेज इज़ दैट, इसके अंदर एडवांटेज ये है कि इट रिकवर्स रिस्क ऑफ एनी डैमेज ऑफ इक्विपमेंट ड्यूरिंग इट्स लाइफ पीरियड। तो इसमें अगर मान लो कोई इक्विपमेंट बीच में ख़राब हो जाता है, उसके लाइफ टाइम के बीच में, लाइफ पीरियड के बीच में, मान लो 10 साल है कोई इक्विपमेंट के लाइफ स्पैन, उसके बीच में अगर वो ख़राब हो जाता है, कोई डैमेज हो जाता है, तो उसका पेमेंट है वो कंपनी भरती है, इंश्योरेंस कंपनी है वो पे करती है। तो इंश्योरेंस करवाने का ये फ़ायदा होता है, जो भी हम इक्विपमेंट का इंश्योरेंस करवा के रखते हैं। तो अगर बीच में वो ख़राब हो गया इक्विपमेंट, आपका लाइफ स्पैन के बीच में जितना उसका लाइफ टाइम दिया हुआ है कि इतने टाइम वो वर्क करेगा, तो उसका पेमेंट वो इंश्योरेंस कंपनी करती है। तो ये इसका एडिशनल एडवांटेज हो गया। नेक्स्ट एक 8th मेथड है आपका रीवैल्यूएशन मेथड। तो इस मेथड में क्या होता है, द वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट इज़ एस्टिमेटेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर। हर साल के अंत में जो इक्विपमेंट है उसकी वैल्यू को एस्टिमेट किया जाता है, उसकी वैल्यू का एस्टिमेट किया जाता है कि वो कितनी वैल्यू हो गई अब उसकी, बाय द एक्सपीरियंस्ड पर्सन। कोई भी एक्सपीरियंस पर्सन है उसके द्वारा इवैल्यूएशन किया जाता है। तो रीवैल्यूएशन मेथड मतलब वो इवैल्यूएट करना ही हो गया एक तरह से, उसकी जो भी कॉस्ट है वो इवैल्यूएट करी जाती है एक्सपीरियंस्ड पर्सन के द्वारा। तो डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल वैल्यू एंड एस्टिमेटेड वैल्यू इज़ डिपॉजिटेड एज द डेप्रिसिएशन फंड एवरी ईयर। तो अब जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी प्रोडक्ट की, और जो अब उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू निकाली हमने हर ईयर के एंड में, तो उनका जो डिफरेंस अमाउंट है वो डेप्रिसिएशन फंड मानकर वो जमा करा जाता है हर साल। तो एग्जांपल हो गया, अगर वैल्यू ऑफ ए मशीन ऑन अप्रैल 1, 2019 इज़ ₹7,000। माना कोई मशीन की वैल्यू 1 अप्रैल 2019 को 7,000 रुपये थी, और 31 मार्च 2020 को अब उसकी वैल्यू अगर रिवैल्यूएट किया गया उसको, तो माना उसकी वैल्यू हो गई अब 6,000 रुपीज़। तो डेप्रिसिएशन फंड हो गया इस पीरियड के लिए 1,000 रुपीज़। तो इसे है ना डिपॉजिट करके रखा जाता है 1,000 रुपीज़। इट इज़ अप्लाइड जनरली टू लूज़ टूल्स। अब जैसे ये जनरली किस पे अप्लाई किया जाता है, कोई लूज टूल्स हैं, लेबोरेटरी के ग्लास वेयर्स हैं, पैटर्न्स हैं, इन सब पे अप्लाई किया जाता है। तो इंटेंशन इज़ टू रिकवर द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ आइटम। इंटेंशन ये रहता है कि जो आइटम का ओरिजिनल कॉस्ट है वो रिकवर किया जा सके। तो ये रिवैल्यूएशन मेथड हो गया। तो यहाँ पे हमने सभी 8 मेथड्स हैं जो इसके वो डिस्कस कर लिए हैं। अब 2 टर्म्स आती हैं इसके अंदर, ऑब्सोलेसेंस और अमोर्टाइजेशन। तो वो क्या होते हैं देख लेते हैं हम। ऑब्सोलेसेंस हमने स्टार्टिंग में भी देखा था, इसका मतलब होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को हटा देना, ऑब्सोल्यूट हो गया, उसको यूज़ नहीं किया जाता। तो चेंज इन फैशन आर जो मेन फैक्टर हो गया इसका, मान लो फैशन के अंदर कुछ चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी के अंदर कुछ चेंज आ रहा है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर थ्रोइंग आउट ऑफ प्रोडक्ट इवन इफ़ दे आर इन गुड कंडीशन। हो सकता है प्रोडक्ट अब गुड कंडीशन में है फिर भी उसको फेंक दिया जाता है, उसको यूज़ नहीं किया जाता है, उसको ऑब्सोल्यूट कर दिया जाता है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजीज़ फैशन में आ गई हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ का इवैल्यूएशन हो गया है। एग्जांपल हमने देखा था कि जैसे ब्लैक एंड वाइट टीवी हैं वो अब ऑब्सोल्यूट हो चुकी हैं ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ कलर टीवीज़। कलर टीवीज़ मार्केट में आ गई हैं, उनकी वजह से ब्लैक एंड वाइट टीवीज़ हैं वो ऑब्सोल्यूट हो चुकी हैं। इवन इफ़ दे आर इन गुड कंडीशन, अगर वो गुड कंडीशन में भी है तब भी उनको ऑब्सोल्यूट कर दिया गया है, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजीज़ मार्केट में आ गई है, न्यू फैशन आ गया है कलर टीवी का। तो क्या होता है, जो कस्टमर्स हैं वो पुरानी चीज़ें नहीं खरीदते हैं, वो फिर नई चीज़ें खरीदते हैं, इसीलिए पुरानी चीज़ों को फिर ऑब्सोल्यूट कर दिया जाता है, चाहे वो अच्छी कंडीशन में ही हो। तो तो सच लॉस ऑन अकाउंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज़, न्यू इन्वेंशंस
और चेंज इन फैशन इज टर्म्ड एज ऑब्सोलेसेंस। तो मतलब फैशन के अंदर चेंज हो गया, न्यू टेक्नोलॉजीज़ का इन्वेंशन हो गया, उसकी वजह से इस चेंज को ही हम ऑब्सोलेसेंस बोलते हैं, उसको ही हमने टर्म दिया है ऑब्सोलेसेंस का। एक टर्म आती है अमोर्टाइजेशन। तो इकोनॉमिक डिटेरियोरेशन ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स लाइक गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एटसेट्रा। ठीक है, जो भी इंटेंजिबल जिनको हम छू नहीं सकते, जैसे एसेट्स हो गए, वो पेटेंट्स हो गया, कोई कॉपीराइट हो गया, ठीक है, कोई ट्रेडमार्क हो गया, तो ये पेपर वर्क होता है। ठीक है, तो इनका जो डिटेरियोरेशन हो गया टाइम पीरियड के बाद में, उसको अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। इट इज़ इन प्रैक्टिस टू राइट ऑफ द इंटेंजिबल एसेट ओवर अ रीजनेबल पीरियड। इनका भी एक टाइम होता है, जैसे पेटेंट करते हैं हम किसी चीज़ को, या कोई उसका कॉपीराइट लेते हैं, तो कोई 15 साल का लिया, या 20 साल का लिया, 25 साल का लिया, तो उतना टाइम पीरियड होता है। उस टाइम पीरियड के बाद में उनको राइट ऑफ कर दिया जाता है। तो वैन ए पार्ट ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट इज़ रिटर्न ऑफ, जब इंटेंजिबल एसेट का कोई पार्ट है वो रिटर्न ऑफ खारिज कर दिया जाता है, तो उसको हम अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। तो ये टर्म हो गई आपकी अमोर्टाइजेशन। तो यहाँ पे हमने डेप्रिशिएशन के कॉजेज़, डेप्रिशिएशन को कैलकुलेट करने के सभी मेथड्स के बारे में पढ़ लिया, ऑब्सोलेसेंस क्या होता है, अमोर्टाइजेशन क्या होता है, इन सब के बारे में डिस्कस किया है। तो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा डेप्रिशिएशन का चैप्टर। थैंक यू सो मच।